Hi guys, I hope you all are doing very well. Guys, in this video, we will be covering the next part of chapter number 18 of ACCA F9 and the name of the chapter is Capital Structure. जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा बहुत थोड़ा सा बचा है, तो आई ट्राई टू फिनिश द इंटायर पार्ट इन वन वीडियो. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. सो गाइस, नेक्स्ट जो हमारी थ्योरी आती है, हमने जैसे लास्ट थ्योरी एमएनएम पढ़ी थी कि एमएनएम क्या बोलता है, डब्ल्यूएसीसी में क्या इफेक्ट आता है अगर हम अपनी गियरिंग में चेंजेस करते हैं. सो अब हमारा आता है पैकिंग थ्योरी. सो पैकिंग ऑर्डर थ्योरी क्या होती है, बहुत आसान है. सो पैकिंग ऑर्डर थ्योरी बोलता है कि देयर इज़ नो एज सच फिक्स पैटर्न कि आप इतना डेट रखो, इतना इक्विटी रखो. कोई ऐसा नहीं है कि कुछ परसेंटेज फिक्स आप ये रखो. ठीक है, वो ये बोलता है कि अगर आपको अपना बेस्ट डब्ल्यूएसीसी चाहिए अपने बिजनेस में, तो आपको एक चीज़ फॉलो करनी है कि सबसे पहले जब भी आप कोई बिजनेस करते हो, आपको सारे के सारे इंटरनली जनरेटेड फंड्स यूज करने हैं, विच इज रिटेन्ड अर्निंग्स. सबसे पहले आपको रिटेन्ड अर्निंग जो बिजनेस में है वो यूज करनी है अपने बिजनेस के लिए. ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको अपने बिजनेस की रिटेन अर्निंग यूज करनी है. जब आपकी रिटेन अर्निंग सारी एग्जॉस्ट हो जाए, उसके बाद आप रेस करोगे डेट, जितना आप मैक्सिमम कर सकते हो. और जब आप डेट रेस कर दोगे और आपको पता है कि डेट और ज़्यादा नहीं लिया जा सकता, उसके बाद यू विल इशू न्यू इक्विटी शेयर्स टू पब्लिक. ठीक है, सो ये 3 स्टेप्स हमारे फॉलो चलेंगे. सबसे पहले हम ये करेंगे, नेक्स्ट हम ये करेंगे, थर्ड ऑप्शन में हम ये करेंगे, और इससे हमारी कंपनी की जो डब्ल्यूएसीसी है वो बेस्ट आएगी और हमारे शेयर होल्डर की जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज होगी. ठीक है, बस यही कहना चाहता है. ये कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका कोई रूल नहीं है. सिंपल ये कह रहा है, पहले रिटेन अर्निंग्स यूज करो, देन डेट यूज करो, देन न्यू इशू इक्विटी. बस दैट्स इट. ठीक है, तो इसमें बस यही बताया हुआ, इंटरनली जनरेटेड फंड्स पहले यूज करने से क्या होता है कि ऑलरेडी हैव फंड्स, डू नॉट हैव टू स्पेंड एनी टाइम परसुएडिंग आउटसाइड इन्वेस्टर्स टू दी मेरिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, कि हमें हमारे पास तो फंड्स हैं, सीधा प्रोजेक्ट में लगा दो, रादर देन बाहर वालों को कन्विंस करना कि कैसे ये प्रोजेक्ट बेनिफिशियल रहेगा. कोई इशू कॉस्ट नहीं है क्योंकि रिटेन अर्निंग बिजनेस में पड़ी है, सीधा पैसा यूज़ कर लिया. देन डेट, देन न्यू इशू. तो इसीलिए इसने अपना ये स्टेप्स बताए हैं. उसने पहले क्या बोला है, उसने बेसिकली करा है ईजी वे टू हार्ड वे. उसने क्या बोला है, ईजी वे टू हार्ड वे. कैसे? ईजीएस्ट वे क्या है कि इंटरनल जनरेटेड फंड्स, कोई दिक्कत नहीं है, जितने पैसे बिजनेस में पड़े हैं वो पैसे निकाले और अपना काम, नया जो प्रोजेक्ट वगैरह करना है वो शुरू कर लिया. डेट मतलब कि अगर आपका इंटरनल जनरेटेड फंड खत्म हो चुके हैं, आप लोन लो. लोन लेना जो है या डिबेंचर इशू करना जो है, दैट इज मच बेटर या मच ईजियर एज कंपेयर टू न्यू इशू. न्यू इशू के अंदर तो बहुत ज़्यादा काम होते हैं, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट रेगुलेशन, डॉक्यूमेंटेशन, बहुत कुछ होता है इसमें, खर्चे भी बहुत होते हैं. डेट में इतने ज़्यादा खर्चे नहीं होते. तो डेट, अगर डेट नहीं मिल रही है, डेट एग्जॉस्ट हो गई लिमिट आपकी, देन आप इशू करो न्यू इक्विटी. और नॉर्मली सारे बिजनेस जो होते हैं वो ऐसे ही फॉलो करते हैं, नॉर्मली यही फॉलो करते हैं, वो भी ईजीएस्ट टू हार्ड वे चलते हैं. दैट्स इट. ठीक है गाइस, ये पढ़ लेना, कुछ नहीं है इसमें, जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड. अब एक क्वेश्चन करते हैं. यही थी गाइस पैकिंग थ्योरी. बस क्वेश्चन करते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इफ अ कंपनी इन अ परफेक्ट कैपिटल मार्केट विद नो टैक्सेस इनकॉर्पोरेट्स इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ डेट इनटू द कैपिटल स्ट्रक्चर विदाउट चेंजिंग द ऑपरेटिंग रिस्क. मतलब वो डेट ज़्यादा यूज़ कर रहा है, दैट मीन्स उसने गियरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है. उसने गियरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है. व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन डब्ल्यूएसीसी. हमने एक चीज़ क्या पढ़ी थी एमएनएम अप्रोच में. एमएनएम अप्रोच में अगर कोई भी टैक्स नहीं होता, याद है, अगर कोई भी टैक्स नहीं है तो डेट गियरिंग आप जितनी मर्जी बढ़ा लो, इट डजेंट मैटर. हमारा जो डब्ल्यूएसीसी है, डब्ल्यूएसीसी उसमें नो चेंज होगा. ठीक है ना, हमने एमएनएम अप्रोच में पढ़ी थी कि अगर हम डेट में, कोई टैक्स नहीं है हमारे डेट में, तो हम चाहे कंपनी पे, सॉरी, कोई टैक्स नहीं है, तो हम जितनी मर्जी गियरिंग बढ़ाते रहें, जिसके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बताया था उस टाइम पे एमएनएम में, कि जब जब कोई कंपनी अपनी गियरिंग बढ़ाती है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी उसके अकॉर्डिंग ही बढ़ती रहती है. तो डब्ल्यूएसीसी में कोई चेंज नहीं आता. तो फर्स्ट वाले का आंसर है देयर इज नो चेंज ऑन डब्ल्यूएसीसी. सेकेंड, अकॉर्डिंग टू एमएनएम, why will the cost of equity always rise as company gears up. gears up मतलब जैसे जैसे कंपनी अपनी गियरिंग बढ़ाती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी राइज क्यों करती है. जैसे हमने चार्ट पढ़ा था कि जैसे ही कंपनी अपनी गियरिंग बढ़ाती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज होती है. ठीक है ना, या तो जैसे हमने ये देखा था कॉस्ट ऑफ इक्विटी एमएनएम अप्रोच में. एमएनएम अप्रोच में चलो ऐसी थी. उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है गाइस, जब जब गियरिंग हमारी बढ़ती है, गियरिंग बढ़ना मतलब डेट प्रोपोर्शन ज़्यादा होना और इक्विटी प्रोपोर्शन कम होना. तो जितना जितना डेट प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा, उतना उतना हमारा रिस्क फैक्टर बढ़ता जाएगा.
रिस्क फैक्टर कैसे बढ़ेगा? अगर डेट ज़्यादा होगा दैट मीन्स हमें इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो बिजनेस के प्रॉफिट्स में से हमें ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाएगी हमारी। उससे क्या लॉस होगा? इट विल बी अ रिस्की बिजनेस कि कल को अगर गलती से लॉस हो गया तो बिजनेस को माइट भी अपने एसेट्स बेचने पड़ जाएं इंटरेस्ट पे करने के लिए। सो दैट विल बी वेरी रिस्की पोजीशन। तो इक्विटी वाले बोलते हैं कि हमें तो कंपनी से रिटर्न ज़्यादा चाहिए, वी एक्सपेक्ट अ बेटर रिटर्न इन द कंपनी बिकॉज देयर इज अ रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व। इसीलिए जैसे जैसे गियरिंग अप कंपनी होती रहती है, कंपनी की गियरिंग रेशो बढ़ती रहती है, वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारी बढ़ती रहती है, बिकॉज एक्सपेक्टेशन या रिटर्न एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स टेंड टू इंक्रीज। नेक्स्ट, इन अ परफेक्ट कैपिटल मार्केट बट विद टैक्सेशन, कैपिटल मार्केट परफेक्ट है बट विद टैक्सेशन, टू कंपनीज आर आइडेंटिकली नॉन रिस्पेक्ट अपार्ट फ्रॉम देयर लेवल ऑफ गियरिंग। ए हैज ओनली इक्विटी फाइनेंस, B has 50% debt and 50% finance. Which firm would M&M argue is worth more? हमने पढ़ा था जब टैक्सेशन पॉलिसी होती है तो हमारी वेटेड एवरेज ऐसे जाती है जितनी जितनी हम गियरिंग बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे टैक्सेस की वजह से हमारी डेट चीपर, बहुत ज़्यादा चीपर हो जाती है, तो हमारे WACC में फ़र्क पड़ता है, टेंड टू डिक्रीज। सो इन दिस केस कंपनी बी वुड बी बेटर। ठीक है, M&M अप्रोच के अकॉर्डिंग सीधा सीधा क्या होगा? कंपनी बी वुड बी बेटर। ठीक है ना? नेक्स्ट, in practice a firm which has exhausted retained earning is likely to select what form of finance. Next, कि in practice a firm जिसने retained earning exhaust कर लिया वो क्या करेगी? तो पैकर्स की हमने क्या पढ़ी थी कि जिसने भी अपनी retained earning यानी internally generated funds यूज़ कर ले हैं, now it will use debt। और debt के बाद क्या यूज़ करती थी? debt के बाद it tend to use न्यू इक्विटी इशू। ठीक है, तो ये है हमारा पैकर्स, और ये तीनों का एक कंपैरिजन और समझने के लिए। तो M&M की तीनों चीज़ें अच्छे से याद रखना, M&M विदाउट टैक्स, M&M विद टैक्स, और ये पैकर्स, बस सिंपल याद रखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको मत सोचना, सिंपल लॉजिक याद रखने और तीनों के ग्राफ याद कर लेना। M&M विद टैक्सेशन में हमारा ये, विदाउट टैक्सेशन में ऐसे चार्ट चलता है, दिस इज WACC। M&M विद टैक्सेशन में हमारा ग्राफ ऐसे चलता है, दिस इज WACC। ये जो चार्ट जो नीचे जा रहा है, दिस इज WACC, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट, ये तीनों का कंपैरिजन बताया हुआ है, जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड। जो सारा इन तीनों का है, इन्होंने क्रक्स में असम्बली बता दी, तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा गाइस कैपिटल स्ट्रक्चर एंड चॉइस ऑफ डिस्काउंट रेट। कैपिटल स्ट्रक्चर एंड चॉइस ऑफ डिस्काउंट रेट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अब यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे, हमें देखना है कि WACC को यूज़ करके, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज़ करके, हम इन्वेस्टमेंट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें उसमें पैसे लगाने हैं कि नहीं लगाने। तो इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है, वो तुम पढ़ लेना, उस थ्योरी पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हें मेजरली एक दो फॉर्मूले लिखवाऊंगा जो तुम्हें लर्न करने हैं। पहला फॉर्मूला है हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये CAPM में हमने पढ़ा था, CAPM मॉडल में कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE इज इक्वल टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF। ठीक है, KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF। इसका मतलब क्या है? मैं पहले फॉर्मूला तुम्हें समझा देता हूं, ये फॉर्मूला कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला कहना क्या चाह रहा है, हर चीज में तुम्हें समझाता हूं। इसमें देखो, KE मतलब कि शेयर होल्डर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी विच मीन्स एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स फ्रॉम द कंपनी। RF मतलब रिस्क फ्री रिटर्न, RF इज रिस्क फ्री रिटर्न, मतलब कि अगर हम किसी जीरो रिस्क कंपनी में पैसे लगाएं तो इतना रिटर्न तो हमें मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज रिस्क फ्री रिटर्न। ठीक है, कि अगर हम जिस बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है, जैसे बैंक में हम FD कराते हैं, तो उस FD पे हमें मिनिमम इतना रेट तो मिलेगा, दैट इज रिस्क फ्री रिटर्न। प्लस बीटा, सो व्हाट इज बीटा? बीटा इज द रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर मतलब कि हम जिस बिजनेस में पैसे लगा रहे हैं उसका रिस्क फैक्टर कितना है। रिस्क फैक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे हमने जो पढ़ा था WACC में, जितना ज़्यादा WACC होगा, ठीक है, या फिर जितना ज़्यादा WACC होगा उतनी मार्केट वैल्यू कम होगी, है ना। या फिर हमने क्या पढ़ा था, अगर हमारा डेट बहुत ज़्यादा है, इक्विटी बहुत कम है, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी बहुत ज़्यादा हाई होगी,
कॉस्ट ऑफ इक्विटी बहुत ज़्यादा हाई होगी, दैट मीन्स वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होगा, है ना। अगर डेट बहुत ज़्यादा है, इक्विटी बहुत कम है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा होगा। तो रिस्क हमारा कितना होगा ये हम करेंगे भी, कैलकुलेट करेंगे, तो इसका भी फॉर्मूला अलग है। एंड आर एम मीन्स कि मार्केट रेट क्या है माइनस रिस्क फ्री रेट माइनस रिस्क फ्री रेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि मैं बैंक में अगर एफडी कराऊँ, तो बैंक में एफडी करा के मुझे 10% या 8% तो मिलेगा ही मिलेगा, इतना मिनिमम मुझे रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं किसी कंपनी में पैसे लगाता हूँ, मार्केट में जो रेट चल रहा है वो चल रहा है मेरा लेट्स से 15%, ठीक है, मार्केट में रेट चल रहा है मेरा 15%। और जिस बिजनेस में मुझे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, जिस बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने हैं उसी इंडस्ट्री का है, लेकिन उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है, लेट्स से रिस्क फैक्टर इज 2, मतलब ये रिस्क फैक्टर 1 2 3.5 ऐसे ऐसे आता है, तो लेट्स से रिस्क फैक्टर इज 1.5, लेट्स से इज दिस। सो विच मीन्स अगर मैं यहाँ फॉर्मूला निकालूं कि शेयर होल्डर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे, वो करेंगे 8%, तो हमें मिलना ही चाहिए क्योंकि ये तो रिस्क फ्री रिटर्न है। हम अगर ये पैसे बैंक में भी कराएं तब भी मिनिमम 8 तो मिलेगा हमें, तो ये तो मिलना चाहिए। प्लस रिस्क फैक्टर है 1.5, जितना एडिशनल रिस्क हम बियर करेंगे, तो मार्केट रेट है 15 माइनस 8, 15% minus 8%, so which is like 8% plus 1.5 into 7%. so इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ 0.08 या 1.5 into 0.07 plus 0.08, so ये जो मेरा आंसर आया इट इज़ लाइक 0.185 विच इज़ 18.5%, कि जो शेयर होल्डर हैं वो कंपनी से इतना रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे, वो ये बोलेंगे कि इतना तो मिनिमम मिलना चाहिए। और जो एडिशनल रिस्क हम बियर कर रहे हैं विच 7%, ये उस इंडस्ट्री में बीटा फैक्टर इज 1.5, कि जो भी एडिशनल हमें बिजनेस से एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मार्केट में सारे बिजनेस इतना रिटर्न दे रहे हैं, विदाउट रिस्क हमारा इतना रिटर्न है, रिस्क के साथ इतना रिटर्न आ रहा है, तो एडिशनल हमें इतना तो मिलना चाहिए। लेकिन आपकी कंपनी में जो रिस्क फैक्टर है या इंडस्ट्री में जो रिस्क फैक्टर है वो 1.5 टाइम्स चल रहा है इसके, तो टोटल हमें इतना रिटर्न मिलना चाहिए। दिस इज योर फॉर्मूला CAPM, KE इज इक्वल टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF, ठीक है। इसको लिख लो फॉर्मूले को, बहुत ईजी फॉर्मूला है, तुम्हें समझ आ जाएगा और हमने पहले भी ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हमें क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन को करके तुम्हें ज़्यादा अच्छी चीज़ समझ आएगी। थ्योरी पढ़ लेना, मैं बताता हूँ, क्योंकि थ्योरी मैं यहाँ पे तुम्हें वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊंगा, देयर इज नो यूज़ ऑफ दैट, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 5 ये करते हैं ध्यान से। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 5 क्या करें, कोहैम्पटन कंपनी इज एन ऑल इक्विटी कंपनी, इसमें भी सारी इक्विटी लगी हुई है, विद बीटा ऑफ 8%, 0.8 इतना बीटा उसमें है। It is appraising 1 year project which requires an outlay now of 1000 and will generate cash 1 year with an expected value of this, कि अगर हम उस प्रोजेक्ट में 1000 लगाएंगे तो हमें एक साल बाद वो प्रोजेक्ट जो है वो 1250 देगा। दैट मीन्स हमें कितना अमाउंट वो दे रहा है, 1250 माइनस 1000, इट इज़ 250 हमें एडिशनल मिल रहे हैं। 1000 लगा के एक साल बाद हमें इतने पैसे हम कमा रहे हैं, तो 250 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, दैट मीन्स हमें वो प्रोजेक्ट 25% रिटर्न कमा के दे रहा है। वो जो प्रोजेक्ट है वो हमें 25% रिटर्न कमा के दे रहा है। जो प्रोजेक्ट है उसका बीटा है 1.3, बिजनेस का बीटा था 0.8, उस प्रोजेक्ट का बीटा है 1.3, रिस्क फ्री रेट है 10% और मार्केट रेट है 18%, ठीक है। रिस्क फ्री रेट है 10% और मार्केट रेट है 18%, फिगर सारी पता चल गई। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ क्या है गाइस, वो क्या है, यहाँ पे बोला हुआ है कि जो कंपनी है वो ऑल इक्विटी कंपनी है, कंपनी जो है वो ऑल इक्विटी कंपनी है। अगर वो नए प्रोजेक्ट में पैसे लगाते हैं, मान लो इस कंपनी ने इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाए, तो वहाँ पे इसका गियरिंग क्या होगी, वहाँ पे इसकी गियरिंग क्या होगी, तो हम इस केस में जब कुछ भी ना लिखा हो हम अज्यूम करेंगे द गियरिंग विल बी द सेम एज प्रीवियस गियरिंग, दिस इज द अजम्पशन, ठीक है। सो दैट मीन्स पहले भी ऑल इक्विटी कंपनी थी, अगर नए प्रोजेक्ट में पैसे लगाते हैं वहां पे भी गियरिंग क्या होगी, ऑल इक्विटी। क्यों, अगर मान लो हम ये बोलते हैं कि प्रोजेक्ट के केस में हम कुछ इक्विटी डालेंगे और कुछ डेट डालेंगे, अगर हमने बोला कि प्रोजेक्ट के केस में हम कुछ इक्विटी डालेंगे कुछ डेट डालेंगे, तो उस केस में तो हमारी सारी कैलकुलेशन ही चेंज हो जाएगी, बीटा भी चेंज हो जाएगा और भी 2-3 चीज़ें चेंज हो जाएंगी, तो हमें WACC दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ऑल इक्विटी में WACC अलग आएगा।
इक्विटी और डेट में WACC का कॉम्बिनेशन लगाएगा। तो वहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा इस वीडियो का, मतलब इस वीडियो में जो मैं आगे कराऊंगा, वहाँ वो चीज़ काम करेगी कि पहले हमारा इक्विटी स्ट्रक्चर अलग था, बाद में इक्विटी स्ट्रक्चर कुछ और हुआ, तो फिर हमारे बीटा में क्या चेंज होगा, तब हम पढ़ेंगे बीटा में क्या चेंज होता है जब इक्विटी स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है। लेकिन जब कुछ भी ना मेंशन हो, हम अज्यूम करेंगे कि इक्विटी स्ट्रक्चर जो पहले था वही इक्विटी स्ट्रक्चर यहां फॉलो हो रहा है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन में क्या क्या निकालने को बोला गया। पहला, व्हाट इज द फर्म करंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कैपिटल करंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दैट मीन्स करंट इक्विटी क्या है, प्रोजेक्ट को हटा दो, करंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, इट इज रिस्क फ्री रेट दैट इज 0.10 प्लस करंट बीटा जो है कंपनी का दैट इज 0.8, RF माइनस RF 0.18 माइनस 0.10, सो 0.18 माइनस 0.10 इंटू 0.8 प्लस 0.10, सो इट इज, आई थिंक कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने करी है गाइस, रुको, 0.18 माइनस 0.10 इंटू 0.8 प्लस 0.10, it is 0.164 और आई कैन से 16.4% कि करंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो कंपनी की आ रही है वो आ रही है 16.4%। ठीक है, आगे व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ द प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट में अगर हम पैसे निकालते हैं तो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लेते हैं। तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी रिस्क फ्री रिटर्न 0.10 प्लस प्रोजेक्ट का बीटा विच इज 1.3, ब्रैकेट में सेम RM माइनस RF इज इक्वल टू, तो देख लेते हैं 0.18 माइनस 0.10 इंटू 1.3 प्लस 0.10, सो आंसर आता है 20.4, तो मेरा आ रहा है 0.204 और 20.4%। ठीक है, सो दैट मीन्स अगर हम प्रोजेक्ट में पैसे लगाते हैं तो जो इक्विटी शेयर होल्डर है दे वुड एक्सपेक्ट अ रिटर्न ऑफ 20.4% फ्रॉम द कंपनी। ठीक है ना, कि अगर हम इस कंपनी में इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाते हैं तो शेयर होल्डर जो है दे विल एक्सपेक्ट अ रिटर्न ऑफ 20.4%, और जो प्रोजेक्ट हमें रिटर्न करके देगा वो दे रहा है 25%। मतलब हम एक्सपेक्टेशन जो है शेयर होल्डर की उससे ज़्यादा पैसे हमें आ रहे हैं। तो शेयर होल्डर विल बी हैप्पी टू इन्वेस्ट मनी इन दिस बिजनेस, क्यों, कंपनी विल हैप्पी टू इन्वेस्ट मनी इन दिस बिजनेस, क्योंकि जितना रिटर्न हमें आ रहा है उससे कम शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर मान लो कि यहाँ पे आता है 29%, कि शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करते हैं कि इस प्रोजेक्ट से मिनिमम हमें 29% मिलना चाहिए और उनको मिल रहा है 25%, वो बोलेंगे भाई हमारा रिस्क पूरा नहीं हो रहा, तो वी कैन नॉट टेक अप दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू डू दिस क्वेश्चन बाय योर हैंड वंस, एक बार एक क्वेश्चन खुद कर लेना, और वो जो फॉर्मूला मैंने बताया था आई विल राइट इट अगेन, के ई इज इक्वल टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF, इस फॉर्मूले को इस चैप्टर के लिए लर्न कर लेना। ठीक है, ये लिख लो। चलो बढ़ते हैं आगे। अब गाइस जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक इज CAPM एंड गियरिंग रिस्क। सो ये पूरा जो पार्ट है ये क्या बोल रहा है हमें, ध्यान से सुना, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाता हूँ इसका, फिर आगे बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ये है गाइस, देखो जैसे ये मेरी कंपनी है, ठीक है, ये मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में मैं जैसे मान लो मेरा 20% मेरा डेट है और 80% मेरी इक्विटी है, लेट्स से मैं ऐसे फॉलो कर रहा हूँ, ये मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर है। अब एक नया प्रोजेक्ट मुझे पता चला कि मैं यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ इस प्रोजेक्ट में, या इस प्रोजेक्ट में मैं पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्ट है, ध्यान से सुना, ये जो प्रोजेक्ट है मैं इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो इसका बीटा क्या होगा, व्हाट विल बी द बीटा ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ये हमें कैसे पता चलेगा। ऊपर तो क्वेश्चन में हमें गिवन ही था, नॉर्मली क्वेश्चंस में गिवन भी होगा, लेकिन अगर हमें इस प्रोजेक्ट का बीटा नहीं गिवन तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इस प्रोजेक्ट का बीटा क्या होगा। ठीक है ना, हम क्या कर सकते हैं, तो उसका बीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम मार्केट में, ध्यान से सुनना, मार्केट में जो कंपनीज हैं, मार्केट में जो कंपनीज इस प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी काम कर रही हैं, मार्केट में जो भी कंपनीज इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी काम कर रही हैं, हम उनका बीटा देख लेंगे कि उनका बीटा क्या है। ठीक है, मार्केट में जो भी कंपनीज हैं जो इस प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं, हम उनका बीटा देख लेंगे क्या चल रहा है। ठीक है, अब हो सकता है मार्केट में जो कंपनी काम कर रही है उनका जो डेट इक्विटी रेशियो हो वो हो 30 इक्विटी एंड 70 डेट,
हो सकता है ना ये हो 30 इक्विटी और 70 डेट, बिल्कुल हो सकता है। अब इस केस में जो बीटा है, हमें बीटा पता चल गया उस कंपनी का कितना है या उस इंडस्ट्री का कितना है, और हमें ये पता चल गया कि वहाँ का इक्विटी डेट क्या है। हमारा डेट स्ट्रक्चर अलग है, उसका डेट स्ट्रक्चर अलग है। तो अगर हमें उसमें पैसे इन्वेस्ट करने हैं विद दिस डेट स्ट्रक्चर, तो कैसे हम इसको कैलकुलेट करके बीटा अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, वो है CAPM एंड गियरिंग रिस्क, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि इतना डिटेल में जाऊंगा उतना तुम कंफ्यूज होगे। सो लेट्स मेक इट ईजी। क्या है, अब देयर आर टू टाइप ऑफ बीटा, वन इज एसेट बीटा एंड अदर इज इक्विटी बीटा। वन इज एसेट बीटा एंड अदर इज इक्विटी बीटा। एसेट बीटा का मतलब वो होता है, ये उन कंपनी का बीटा होता है जहां पे सारी इक्विटी फाइनेंस कंपनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जो कंपनी है, ये मेरी कंपनी है और ये दूसरी कंपनी है। मेरी कंपनी में सारा इक्विटी कंपनी है, माई कंपनी इज ऑल इक्विटी कंपनी, यहाँ पे डेट कुछ भी नहीं है। तो जो मेरा बीटा होगा इट विल बी एसेट बीटा, बिजनेस रिस्क वाला। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। अब अगर मेरी कंपनी में इक्विटी भी है और डेट भी है, और जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में तो चाहे इक्विटी डेट हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता हमें, प्रोजेक्ट में इक्विटी डेट अलग है। उस दूसरी कंपनी जो है जिनका बीटा हमने लिया हुआ है उसमें इक्विटी अलग है, डेट अलग है। ठीक है ना, हमारी भी इक्विटी एंड डेट है, तो इसको बोलते हैं गेयर्ड कंपनी, जिसका इक्विटी बीटा बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क होगा। इन दोनों को देख के हमें क्या समझ आया है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अगर मैं इस केस में बोलूं तो जो शेयर होल्डर हैं उनकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE जो यहाँ पे होगी, इसमें यहाँ पे डेट पोर्शन भी है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो गेयर्ड कंपनी की होगी इट विल ऑलवेज बी हायर देन ओनली कॉस्ट ऑफ इक्विटी, है ना। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी में डेट तो कुछ भी नहीं है, तो इनका रिस्क कम होगा, तो दे विल एक्सपेक्ट अ लेसर रिटर्न, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी डेट नहीं है, रिस्क बहुत कम है। लेकिन इस कंपनी का इक्विटी भी है, डेट भी है, तो इसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी बहुत ज़्यादा हायर होगी इससे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक रिस्क फैक्टर, डेट फैक्टर भी आ गया। तो इसके हमें फॉर्मूलेज अब गाइज लर्न करने हैं। ठीक है, तो एसेट बीटा यानी BA, बीटा एसेट रिफ्लेक्ट्स प्योरली सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ बिजनेस एरिया, दैट मीन्स ऑल इक्विटी कंपनी। सॉरी गाइस, बीच मोड़ के जाना पड़ा। तो अनगियर्ड कंपनी, जैसे मैंने बताया था, एसेट बीटा होता है उन कंपनीज का जो सारी इक्विटी कंपनीज होती हैं, और इक्विटी बीटा होता है उन कंपनीज का जो गेयर्ड कंपनीज होती हैं। दैट मीन्स यहाँ पे इक्विटी पोर्शन भी है और डेट पोर्शन भी है। ठीक है, चलो अब तुम्हें जो फॉर्मूला लर्न करना है गाइस, इसको छोड़ दो, तुम्हें ये फॉर्मूला लर्न करना है बीटा एसेट। बीटा एसेट मतलब बीटा एसेट, A फॉर एसेट, ये उन कंपनीज का होता है जो सारी इक्विटी कंपनी होती हैं, ऑल इक्विटी कंपनी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, इट इज बीटा इक्विटी, बीटा इक्विटी किसका बीटा, बीटा ऑफ द अदर कंपनी या बीटा ऑफ द इंडस्ट्री, बीटा ऑफ द अदर इंडस्ट्री, याद रखना, बीटा ऑफ द अदर इंडस्ट्री, की अदर इंडस्ट्री का बीटा कितना है। ठीक है, उनका डेट पोर्शन कितना था, इक्विटी V मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट क्या है, मतलब इक्विटी पोर्शन कितना है, डेट पोर्शन कितना है, और ये आ जाएगा टैक्स। यहां से हमें पता चल जाएगा बीटा एसेट। सो बीटा एसेट विल बी फॉर द कंपनीज हु इज फुली गेयर्ड, ओ सॉरी फुली इक्विटी। अब उसके बाद मान लो हमारी कंपनी का, ध्यान से सुनना, हमारी कंपनी का जैसे दूसरी जो कंपनी है ये है पूरा इंडस्ट्री का, अभी है ये पूरा इंडस्ट्री का। ठीक है, इंडस्ट्री का पूरा स्ट्रक्चर है, लेट्स से 20% इक्विटी एंड 80% डेट। लेट्स से 20% इक्विटी एंड 80% डेट, डेट मीन्स 2 इक्विटी होगी और 8 डेट हो गया। एग्जाम्पल, 2 इक्विटी होगी और 8 डेट हो गया। या अगर मैं रेशो बोलूँ, इट इज़ 2:8 और 1:4, ये हो गया पूरा उनका स्ट्रक्चर। सो और उनका हमें बीटा फैक्टर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उनका बीटा फैक्टर इनटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेट 1 माइनस टैक्स, जो भी हमें दिया हुआ है, लेट्स से 30% है, सो 0.30, ये आ जाएगा हमारा बीटा एसेट अगर हमारी कंपनी ऑल इक्विटी कंपनी है। अब नेक्स्ट पार्ट, अगर हमें पता चला कि हमारी जो कंपनी है उसका जो स्ट्रक्चर है, उस कंपनी का था 1:4, हमारी कंपनी का है 2:5, अब हम क्या करें, उस केस में हम क्या करेंगे, हम इससे जो भी हमारा बीटा एसेट आंसर आएगा यही फॉर्मूला यूज करेंगे, वी विल एग्जैक्टली यूज ये फॉर्मूला। अब हमारा बीटा एसेट आ गया, बीटा एसेट यहां से आ गया इस फॉर्मूले से, ये पूरा हम हमारी कंपनी का यूज करेंगे जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और यहां से रिवर्स कैलकुलेशन से हम बीटा इक्विटी निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला विल नॉट चेंज। हम यहां पे अपनी कंपनी का स्ट्रक्चर
और जो हमने बीटा एसेट निकाला था वो यूज कर लेंगे। उसके बाद हम रिवर्स कैलकुलेशन से बीटा इक्विटी निकालेंगे। दैट मीन्स बीटा इक्विटी विल बी, ये सारी चीज वहां पे रिवर्स हो जाएगी। और उस बीटा इक्विटी को यूज करके हम क्या करेंगे, उस बीटा इक्विटी को यूज करेंगे हम CAPM मॉडल में। तो CAPM मॉडल क्या था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, है ना। तो यहां क्या हो सकता है, अगर हमारी सिर्फ इक्विटी कंपनी है, ध्यान से सुनना, अगर हमारी सिर्फ इक्विटी कंपनी है तो जो भी हमारा बीटा एसेट आएगा वो बीटा हम यहां यूज करेंगे। हमें बीटा एसेट निकालना है यहां से, वो बीटा एसेट हम यहां पे यूज कर लेंगे अगर हमारी ऑल इक्विटी कंपनी है। और अगर हमारी गेयर्ड कंपनी है दैट मीन्स इक्विटी प्लस डेट, तो वहां पे हमें बीटा इक्विटी दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि पहले इंडस्ट्री का बीटा इक्विटी निकाला, बीटा एसेट निकाला, इंडस्ट्री का बीटा इक्विटी हमें गिवन है, हमने अपना बीटा एसेट निकाला, देन रिवर्स कैलकुलेशन से हमने दोबारा से बीटा इक्विटी निकाला एज पर आवर गियरिंग, और वो यूज कर दिया हमने यहां पे। ठीक है, तो उस तरह से हम दोबारा से बीटा इक्विटी निकालेंगे। तो इसको करने के लिए काम करते हैं, क्वेश्चन ही करते हैं। उस क्वेश्चन को करके तुम्हारे को जो भी मैंने ये ताम झाम बताया है वो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो गाइस, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। बी कंपनी इज अ हॉट एयर बैलून मैन्युफैक्चरर हुज इक्विटी डेट रेशियो इज 5:2। हमारी कंपनी की इक्विटी डेट है 5:2। द कॉर्पोरेट डेट विच इज अज्यूम टू बी रिस्क फ्री हैज अ ग्रॉस रिडम्पशन यील्ड ऑफ 11%, कि हमारी इक्विटी का रिटर्न है इतना। बीटा वैल्यू ऑफ द कंपनीज, हमारी कंपनी कितनी है, एंड एवरेज रिटर्न ऑन द स्टॉक मार्केट इज दिस, दैट मीन्स रिस्क मार्केट इतना है और रिस्क फ्री रेट हमें इतना दिया हुआ है। द कॉर्पोरेट टैक्स इज 30%। ऑलराइट, द कंपनी इज कंसिडरिंग अ वाटर बेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट। कंपनी देखो हॉट एयर बलून है, अब वो वाटर बेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट, मतलब बिल्कुल ही नया प्रोजेक्ट वो शुरू कर रही है। एस कंपनी, देखो हम है बी कंपनी, एस कंपनी इज अ वाटर बेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मतलब दूसरी कंपनी। मैंने बताया था ना, हम अगर किसी नई इंडस्ट्री में नया काम शुरू करते हैं तो हमें उसके बीटा के बारे में कुछ नहीं पता, हम जो ऑलरेडी कंपनी वहां पे काम कर रही है उसकी बीटा फिगर को यूज करके अपने बीटा से एडजस्ट करेंगे। इट हैज इक्विटी बीटा ऑफ 1.59, उसका जो इक्विटी बीटा है वो है 1.59, एंड एन इक्विटी डेट रेशियो इज 2:1। उसकी जो डेट रेशियो है वो है 2:1, हमारी है 5:2, उसकी है 2:1। बी कंपनी मेंटेन्स इज एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर आफ्टर इंप्लीमेंटिंग द न्यू प्रोजेक्ट। हमने अपना जो स्ट्रक्चर है इस प्रोजेक्ट में 5:2 ही रखा है, हमने अपना स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं करा। ठीक है, तो पहले हम जो हमारी दूसरी कंपनी जो प्रोजेक्ट में हमने इन्वेस्ट करना है उस कंपनी की इंफॉर्मेशन यूज करके हम निकालेंगे सबसे पहले बीटा एसेट। सो बीटा एसेट का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, बीटा एसेट का फॉर्मूला होता है उस कंपनी का बीटा इक्विटी इनटू उसकी वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट 1 माइनस टैक्स। ठीक है, तो बीटा उस कंपनी का कितना है 1.59 इनटू वैल्यू ऑफ इक्विटी, 2:1 रेशो है, इक्विटी याद रखो, इक्विटी डेट रेशो, दैट मीन्स इक्विटी है 2 और डेट है 1। अगर डेट इक्विटी लिखा होता तो 2 डेट होती 1 इक्विटी, ये बहुत ध्यान से हमें देखना है। इक्विटी डेट रेशो, तो इक्विटी है 2/2 प्लस 1 माइनस 0.30। ठीक है गाइस, तो इसको कैलकुलेट करते हैं जल्दी से। अच्छा 1.59 है तो इट इज 1 into 0.70 plus 2, that is 2.7, so 2 divide by 2.7 into 1.59, तो मेरा आंसर आ रहा है 1.17777, दैट मीन्स 1.18। सो मेरा जो बीटा एसेट आ रहा है वो आ रहा है 1.18। अगर मेरी ऑल इक्विटी कंपनी होती तो सीधा सीधा मैं इसको यूज करके अपना वो निकाल लेता क्या कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारी कंपनी की इस प्रोजेक्ट के अंदर, दैट इज बीटा एसेट। लेकिन यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, हमारा भी गेयर्ड कंपनी है, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, हम यूज करेंगे सेम फॉर्मूला। बीटा एसेट अब हमारा निकल गया क्या 1.18 इज इक्वल टू बीटा इक्विटी, ये हमें अब निकालनी है, बीटा इक्विटी इनटू हमारा जो स्ट्रक्चर है दैट इज 5:2। हमारा स्ट्रक्चर क्या है 5:2, तो 5 है हमारी इक्विटी अपॉन 5 प्लस 2 1 माइनस टैक्स दैट इज 0.30। ठीक है,
हमने अब नई रिवाइज कैलकुलेशन करके अपनी बीटा इक्विटी निकालनी है। तो ये कैसे आएगा, 2 इंटू 0.70 प्लस 5 दैट इज 6.4, तो 5 डिवाइड बाय 6.4 इट इज़ 0.7812, तो ये आता है 0.78125। ठीक है, तो बीटा इक्विटी विल बी 1.18 डिवाइडेड बाय 0.78125, तो 1.18 डिवाइड बाय 0.78125 इट इज़ 1.5104 और आई कैन से 1.51। तो हमारी कंपनी का जो इस रेशो के अकॉर्डिंग बीटा आएगा दैट विल बी 1.51। दोबारा से इस फॉर्मूले से मैंने पहले इंडस्ट्री की फिगर्स यूज करके बीटा एसेट निकाल लिया। अगर मेरी ऑल गेयर्ड कंपनी नहीं है, मेरी ऑल इक्विटी कंपनी नहीं है, मेरी गेयर्ड कंपनी है, तो मैंने दोबारा से इस कैलकुलेशन में बीटा एसेट मुझे अब कैलकुलेट मैं कर चुका हूं, वो यूज करके रिवाइज मैंने बीटा इक्विटी निकाल दिया विद हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर जो हमें यहां पे यूज करना है। ठीक है, बस ये हमारा आ गया बीटा इक्विटी। अब हमारा जो एक CAPM का फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF। तो RF हमारा क्या है, रिस्क फ्री रेट 11%, तो 0.11 प्लस बीटा हमारा है 1.51। RM है हमारा 0.16 माइनस 0.11, तो 0.16 माइनस 0.11 इंटू 1.51 प्लस 0.11, सो इट इज़ 0.1855, तो इट इज़ 0.1855 और आई कैन से 18.55%। ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दैट मीन्स इक्विटी वाले इतना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सिंपल गाइज, इस क्वेश्चन को 2-3 बार देखो, समझो, कॉन्सेप्ट याद रखना। अगर हमारी ऑल इक्विटी कंपनी है तो हम सीधा जो हमारा आंसर आएगा फर्स्ट कैलकुलेशन से उसको यूज कर लेंगे अपना बीटा के लिए। और अगर हमारा गेयर्ड कंपनी है तो हमें इस कैलकुलेशन को 2 बार करना पड़ेगा। पहली कैलकुलेशन में हम इंडस्ट्री की फिगर्स यूज करके बीटा एसेट निकालेंगे, देन अपना जो हमारा इक्विटी डेट रेशियो यूज करके बीटा एसेट जो हमारा है वो यूज करके दोबारा से बीटा इक्विटी कैलकुलेट करेंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर दैट वी फॉलो एंड सिंपल बूम हमारा आंसर आ जाएगा। तो 18.55 इज द परसेंटेज। ठीक है ना, देखो इनका आंसर क्या आ रहा है, लेट मी चेक, यस 18.55%। ये तरीका होता है गाइज इन क्वेश्चंस को करने का। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, देख के मुश्किल लगता है लेकिन ये बहुत आसान है। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें और कराता हूँ, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 6, ताकि तुम्हारे को और ज़्यादा कॉन्सेप्ट इस चीज़ का क्लियर हो जाए। चलो टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 6 देखते हैं, इसमें क्या है। हबर्ड एंड ऑल इक्विटी फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ऑल इक्विटी is about to embark upon a major diversification in the consumer electronic industry, कि ये फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करती है लेकिन अब ये सोच रही है कि मैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में जाऊं। इट्स करंट बीटा इज 1.2, अच्छा सॉरी, हाँ, इट्स करंट बीटा, उसका खुद का बीटा है 1.2, ठीक है, while the average इक्विटी बीटा ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फर्म्स इज 1.6, कि जो इलेक्ट्रॉनिक फर्म्स हैं उनका जो बीटा है दैट इज 1.6। गियरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एवरेज इज 30% एंड 70%, कि जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है उनकी गियरिंग है 30% एंड 70%। कॉर्पोरेट डेट इज कंसिडर टू बी रिस्क फ्री, ओके, कॉर्पोरेट डेट जो है वो रिस्क फ्री है हमारी। तो RM 25%, RF इतना दिया हुआ है, कॉर्पोरेट टैक्स हमें दिया हुआ है। कॉर्पोरेट डेट रिस्क फ्री मतलब ये होता है कि जो कॉर्पोरेट डेट है उसमें कोई रिस्क नहीं है हमारा। चलो, व्हाट वुड बी द सूटेबल रिस्क एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर द न्यू इन्वेस्टमेंट इफ हबर्ड वर टू बी फाइनेंस ईच ऑफ द फॉलोइंग वेज, कि हमारा सूटेबल स्ट्रक्चर क्या होगा। पहला A 30% एंड 70%। ए क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना गाइस, ए क्या कह रहे हैं कि हमारा जो डेट स्ट्रक्चर है वो है 30% एंड 70%, और हम यही स्ट्रक्चर यूज करेंगे। और जो दूसरी कंपनी थी, दूसरी इंडस्ट्री थी, उसका भी 30 एंड 70 है। जो दूसरी इंडस्ट्री थी उसका भी 30 एंड 70 गियरिंग रेशो है, हमारा भी 30 एंड 70% है। सो दैट मीन्स हमें कोई कैलकुलेशन यहां पे करने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं, क्योंकि यही बीटा हम यूज करेंगे। इस बीटा से मैं बीटा एसेट निकालूंगा 30-70 से। इस ध्यान से सुनना, अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं, पहले मैं बीटा एसेट निकाल लूंगा इसको यूज करके, देन अगेन मैं बीटा इक्विटी निकालूंगा रिवर्स कैलकुलेशन से, तब भी यही परसेंटेज यूज करना है। तो बीटा इक्विटी तो यही आएगा ना मेरा।
बीटा इक्विटी ये यूज़ करके इंडस्ट्री का मैं बीटा एसेट निकालूंगा, देन बीटा एसेट लिख के बीटा इक्विटी निकालूंगा विद सेम परसेंटेज, तो वैल्यू ऑफ बीटा इक्विटी विल बी द सेम, है ना। तो इसको यूज़ करके मैं अपना के निकाल लेता हूँ। सो के ई विल बी रिस्क फ्री रेट दैट इज 0.10 प्लस बीटा 1.6, 0.25 minus 0.10, 0.25 minus 0.10 into 1.6 plus 0.10, it is 0.34, it is 0.34। ये मेरा सीधा सीधा आंसर आ गया, और आई कैन से 34%। ये है मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। दूसरा क्या है, इंटायरली बाय इक्विटी, कि हम सारा जो पैसा इसमें इन्वेस्ट करेंगे वो इंटायरली बाय इक्विटी करेंगे। दैट मीन्स हमें यहाँ पे बीटा एसेट निकालना पड़ेगा। सो बीटा एसेट विल बी बीटा इक्विटी इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट 1 माइनस टैक्स। यही करना पड़ेगा। चलो करते हैं। बीटा इक्विटी उस इंडस्ट्री का 1.6 इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी दी हुई है, 30:70। दैट मीन्स हमारा जो इसका रेशो आएगी इट इज 3:7, 3:7 की रेशो है ना। और आई कैन से 0.3:0.7, ये भी कह सकता हूँ 0.3:0.7 परसेंटेज में दी हुई है ना, तो ठीक है। सो इक्विटी है 30% डेट एंड 70% इक्विटी, तो 0.70 अपॉन 0.70 प्लस 0.30, 1 माइनस टैक्स दैट इज 0.30। जल्दी जल्दी करते हैं इसी कैलकुलेशन। तो 0.30 इंटू 0.70 प्लस 0.70, ये आता है मेरा 0.91, 0.70 डिवाइड बाय 0.91 इंटू 1.6, ये मेरा आ रहा है 1.23। मेरा जो 1.2307 आ रहा है। सो दैट मीन्स मेरा जो बीटा एसेट आ रहा है दैट इज 1.23। बीटा एसेट आ गया। और मेरी जो कंपनी है दैट इज इंटायरली बाय इक्विटी, कि मैं जो प्रोजेक्ट में पैसे लगाऊंगा इंटायरली इक्विटी से लगाऊंगा। सो सीधा सीधा बीटा एसेट मैं यूज़ करूंगा। सो यहाँ पे मेरा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू आर एफ इज 0.25 प्लस बीटा एसेट मेरा जो आ रहा है 1.23, आर एम 0.25, सॉरी रिस्क फ्री है मेरा 0.10, 0.25 माइनस 0.10 माइनस 0.10 इंटू 1.23 प्लस 0.10। सो यहाँ जो मेरा आंसर आ रहा है इट इज़ 28.45, 0.2845। सो 28.45% ये आ रहा है मेरा रिटर्न इन केस ऑफ इंटायरली बाय इक्विटी। तो हमारा जो पहले आंसर आ रहा था वो आ रहा था 34%, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा डेट भी है और इक्विटी भी है। खाली इक्विटी है तो रिस्क थोड़ा सा कम होगा, तो शेयर होल्डर जो है वो कम रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे। यहाँ आंसर आ रहा है मेरा 28.45%। ठीक है। अब देखो थर्ड गाइस, बाय 20 डेट एंड 80 इक्विटी, हम क्या करने वाले हैं, हम 20% डेट यूज करेंगे, 80% इक्विटी यूज करेंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर अलग है, उनका स्ट्रक्चर अलग है। तो पहले उनका स्ट्रक्चर यूज करके, उनका बीटा यूज करके मैंने बीटा एसेट निकाल दिया। ये तो सेम ही रहेगा, मैं लिख लेता हूं 1.23। इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा ना गाइस, है ना। अब मुझे दोबारा से अपना रिकैलकुलेट करके हमारी इंडस्ट्री का बीटा इक्विटी निकालना पड़ेगा। तो बीटा एसेट हमारा है 1.23, आई जस्ट राइट द फिगर। बीटा इक्विटी हमें निकालने, इनटू हमारा स्ट्रक्चर क्या है 20% डेट 80% इक्विटी, तो 0.80 अपॉन 0.80 प्लस 0.20 ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स दैट इज 0.30। कर लेते हैं जल्दी से। 0.20 इंटू 0.70 प्लस 0.80, ये आता है 0.94, 0.80 डिवाइड बाय 0.94, ये आता है मेरा 0.8510। सो ये आता है मेरा 0.85106। तो 1.23 डिवाइड बाय दिस कर लूंगा 1.23, इसका आंसर ये आ रहा है। सो 1.23 डिवाइड बाय 0.85106, ये आ रहा है मेरा 1.4452, 1.4452, दैट मीन्स 1.45। तो मेरा जो बीटा आ रहा है, बीटा इक्विटी, वो आ रहा है 1.45%। तुम सोच रहे होगे कि सर फर्स्ट केस में आपने ये कैलकुलेशन क्यों नहीं करी थी। मैं तुम्हें तब बताया था, एक बार दोबारा बता रहा हूँ। वहाँ पे मेरा जो इक्विटी और डेट स्ट्रक्चर है वो सेम है जैसा पुरानी कंपनी का है। मेरा इतना है, उस कंपनी का भी इतना है। तो अगर मैं रिवर्स कैलकुलेशन भी करूँगा, सिंपल मैथ्स है, इट विल एग्जैक्टली बी द सेम।
बीटा इक्विटी वही आएगा, है ना। इसलिए मैंने कैलकुलेशन नहीं करी थी, वरना टेक्निकली हमें कैलकुलेशन करनी चाहिए थी, जो मैंने यहाँ करी है। लॉजिकली मैंने इसलिए नहीं करी क्योंकि आंसर सेम आता। बीटा आ गया, अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू आर एफ। आर एफ इज रिस्क फ्री रिटर्न है 0.10 प्लस बीटा 1.45, आर एम 0.25 माइनस 0.10, 0.25 माइनस 0.10 इंटू 1.45 प्लस 0.10, सो मेरा आंसर आ रहा है 30.3175, दैट मीन्स 31.75%। सो थर्ड केस में जो मेरा आंसर आ रहा है इट इज़ 31.75%। देखो मैं यहाँ तीनों क्यों लिख रहा हूँ कि हम कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी इक्विटी थी, तो हमारा देखो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी था वो थोड़ा सा कम था। यहाँ पे डेट 20% है, इक्विटी 80% है, तो इतना है। जैसे ही हमारी डेट बढ़ी, इक्विटी और कम हुई, तो देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ गई। ऐसे ही फोर्थ वाला करना है तुम्हें, सिंपल यही रहेगा। हमने पहले बीटा एसेट निकाल लिया, अब यही यूज़ करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी परसेंटेज चेंज कर लेंगे 40-60, तो हमारी रिवाइज्ड आ जाएगी बीटा इक्विटी, उसको यूज़ कर लेंगे हम यहाँ पे। मैं नहीं कर रहा हूँ, दिस इज़ योर होमवर्क। ठीक है गाइस, दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन एंड हमारा चैप्टर फिनिश, बस दैट्स इट। ठीक है गाइस, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, इसका नेक्स्ट चैप्टर मैं नहीं करा रहा हूँ, दैट इज़ प्योरली अकाउंटिंग रेशियोज। वो तुम पढ़ सकते हो F7 से भी, F5 से भी, F3 से भी। ठीक है, तो आई विल बी स्टार्टिंग विद द लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 20। ठीक है, चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ अल्टीमेट